नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान पर मारो राजस्थान में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। श्रीगंगानगर में पोषाहार से फूड पॉइजनिंग की जानकारी सामने आ रही है। स्कूल में पोषाहार खाने से बच्चे बीमार हो गए हैं। 12 से ज्यादा बच्चों की तबीयत बिगड़ी है। इन बच्चों को पदमपुर सीएससी लाया गया। पदमपुर सीएससी में बच्चों का इलाज किया जा रहा है। बड़ी खबर न्यूज 18 राजस्थान पर। सबसे पहले हम आपको बता दें कि पदमपुर के तामकोट के राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल का यह पूरा मामला, जहां पर ग्रामीणों और परिजनों ने पोषाहार में लापरवाही को लेकर के सवाल उठाए हैं। बड़ी खबर श्रीगंगानगर से बड़ी खबर, जहां पर पोषाहार से फूड पॉइजनिंग होने की जानकारी सामने आ रही है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अशोक शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक, कैसे फूड पॉइजनिंग हुई है और अभी क्या कुछ अपडेट आपके पास है? देखिए हेमंत, अभी कुछ देर पहले ही बच्चों को सभी को पदमपुर के सीएचसी में लाया गया है, जहां पर वहां का मेडिकल स्टाफ और डॉक्टर्स की टीम बच्चों को अटेंड कर रही है और उनकी मेडिकल इन्वेस्टिगेशन कर रही है। दरअसल ये कल का पूरा मामला है, जहां तामकोट के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में बच्चों को पोषाहार खिलाया गया और पोषाहार खिलाने के बाद में जब बच्चे घर लौटे तो उनकी तबीयत खराब होने लगी, उन्हें वॉमिटिंग होने लगी, साथ ही उनको लूज मोशंस भी हुए। जब आज सुबह जब ज्यादा बच्चों की तबीयत खराब होने लगी तो आखिरकार परिजनों को बच्चों को लेकर सीएचसी लाना पड़ा और वहां पर फिलहाल मेडिकल की टीम उन्हें अटेंड कर रही है और जल्द से जल्द उनको राहत देने का प्रयास कर रही है। साथ ही ग्रामीणों का इसमें यह कहना है कि जो पोषाहार के दौरान जो चने की दाल का इस्तेमाल किया गया था, उस चने की दाल को स्कूल प्रबंधन के द्वारा एक दिन पहले ही भिगो दिया गया था, यानी कि परसों भिगोया गया और उसका कल इस्तेमाल किया गया। तो संभवतः जो ग्रामीणों का कहना है कि उस चने के दाल के इस्तेमाल होने की वजह से ही बच्चों को फूड पॉइजनिंग हुई है। फिलहाल बच्चों की जांच की जा रही है, उन्हें ट्रीटमेंट दिया जा रहा है ताकि बच्चों की तबीयत ज्यादा खराब ना हो। लेकिन ग्रामीणों का साफ साफ कहना है कि कहीं ना कहीं स्कूल प्रबंधन की एक गंभीर लापरवाही सामने आई है पोषाहार के मैनेजमेंट को लेकर। जी, इस पूरे मामले को लेकर के चूंकि सीधे आरोप स्कूल प्रबंधन पर हैं ग्रामीणों के, और ऐसे में शिक्षा विभाग की ओर से कोई बयान आया है अशोक? देखिए, अभी स्थानीय लोग वहां पर पहुंचे हैं। हालांकि जो ग्रामीणों से हमारी बात हुई है, परिजनों का कहना है कि जो स्कूल के जो अध्यापक थे उन्होंने भी उसी पोषाहार का इस्तेमाल किया था। तो स्कूल प्रबंधन का कहना है कि शिक्षकों की जो तबीयत है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन बच्चे की तबीयत क्यों खराब हुई है ये थोड़ा सा संशय बना हुआ है। साथ ही साथ वहां के जो स्थानीय अधिकारी हैं, तहसीलदार हैं और जो शिक्षक हैं वो भी वहां पर पहुंचे हैं ताकि बच्चों की स्वास्थ्य के बारे में जांच की जा सके। लेकिन शिक्षकों का कहना है कि साहब हमने इस पोषाहार का इस्तेमाल किया था लेकिन हमारी तबीयत ठीक है, कहीं कोई लापरवाही नहीं बरती गई है। जबकि ग्रामीणों का कहना है कि पोषाहार के ही मैनेजमेंट में कहीं न कहीं कोई लापरवाही हुई है, तभी कहीं 1 दर्जन से ज्यादा बच्चों की तबीयत खराब हुई है। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अशोक तमाम जानकारी के लिए। तो 1 दर्जन से ज्यादा बच्चों की तबीयत खराब हुई है और बहरहाल उन्हें अस्पताल में चिकित्सा सुविधाएं दी जा रही हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच करौली से बड़ी खबर मिल रही है। आपको बता दें कि करौली से इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी। बाइक रैली, पथराव, उपद्रव मामले को लेकर के सांकेतिक धरने पर राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जिला कलेक्ट्रेट के सामने यात्री विश्राम गृह में बैठे हुए हैं और जिला कलेक्टर के पास पलायन कर चुके लोगों की सूची उन्होंने भेजी है। ये बड़ी खबर न्यूज 18 राजस्थान पर। सबसे पहले बड़ी खबर करौली हिंसा मामले को लेकर डॉक्टर किरोड़ी लाल सांकेतिक धरने पर बैठ गए हैं। तो डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा एक दिन पहले ही करौली पहुंचे थे, वहां पर उन्होंने जायजा लिया था। आज सांकेतिक धरने पर हैं और इस दौरान पलायन कर चुके लोगों की लिस्ट उन्होंने जिला कलेक्टर को भेजी है। सांप्रदायिक हिंसा के बाद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जो हैं वो धरने पर बैठ गए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है सामने कलेक्ट्रेट है, जहाँ पर शांति और व्यवस्था की बात की जा रही है और इसी के ठीक सामने जो है ये प्रतीक्षालय है, यात्रियों का प्रतीक्षालय है और यहीं पर डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जो है वे धरने पर बैठे हैं। उनका आरोप है कि इस हिंसा के दौरान कुछ लोग जो हैं उन्होंने पलायन किया है और इसके बारे में हम जो है बातचीत करेंगे डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा से। थोड़ी देर चुप हो जाओ, बात मत करो। डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, आपका आरोप है कि पलायन हो रहा है? तो मेरे को जानकारी मिली कि यहाँ पलायन हुआ है। पलायन बड़े लेवल पर हुआ है। तो संभागीय आयुक्त आए, बाद में वो कह गए पलायन नहीं हुआ। सरकार राज्य की जनता को, देश की जनता को गुमराह कर रही है। करौली जैसे बड़े म्यूनिसिपल सिटी में लोग आतंक के कारण पलायन कर जाएं, ये सरकार को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। उसके बाद मैं यहीं रुक गया और मैं पूरे शहर में घूम के ये 95 लोग, 195 लोग, 3 और आ रहे हैं, 198 लोग पलायन कर गए। अब कोई कहेगा आप गुमराह कर रहे हैं, मैं गुमराह नहीं कर रहा। मैं शपथ पत्र दे रहा हूं, अगर मैं गलत सूचना दे रहा हूं तो गहलोत साहब आपको छूट है,
आप मेरे को गिरफ्तार करें, जेल के शिक्षों में डालें, लेकिन ये 100% सही है कि ये 195 लोग पलायन कर गए भय के कारण। भय पुलिस का, भय उन गुंडों का, उन अपराधियों का जिन्होंने उपद्रव फैलाया शांतिपूर्ण जा रही रैली पर। मीडिया ने सारा दिखाया है। उनके जो मुख्य सरगना है उसको आज तक नहीं पकड़ा गया, मतलूब अहमद। क्यों नहीं पकड़ रहे? कौन बचा रहा है? वो पार्षद है कांग्रेस का, कांग्रेस के कई पार्षद है, कांग्रेस के लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। दूसरी तरफ गहलोत साहब कह रहे हैं कि बीजेपी भड़का रही है। अरे आपके लोग जिम्मेदार पदों पर पार्षद बैठे हुए, उन लोगों ने दंगा भड़काया। वीडियो फुटेज में गहलोत साहब देख सकते हैं, और उनको आज तक गिरफ्तार नहीं किया। कौन रोक रहा है? हमारे कहने से तो पुलिस रुकेगी नहीं, आप रोक रहे हो। मैं आरोप लगाना चाहता हूं ऊपर से सरकार इन टोपीधारियों को गिरफ्तार नहीं होने देना चाह रही, ये गलत है। और थानेदार ने क्लियर कट लिखा है, थानेदार साथ था, एसएचओ ने अपनी एफआईआर में लिखा है कि जुलूस शांतिपूर्ण चल रहा था, कोई आपत्तिजनक नारे नहीं लग रहे थे, और नारे लग रहे थे तो भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम, ये एफआईआर में मेंशन है। इन नारों पर गहलोत सरकार को आपत्ति है, नारे क्यों लग रहे, और उसके कारण 23 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। 105 निरपराध लोगों को 3 दिन से, 4 दिन से, किसी को 2 दिन से थाने पर डाल रखा है। मैं कल गया हूं, जब 5-6 निर्दोष लोगों को छोड़ा है, उनको प्रताड़ित कर रहे हैं, उनको आतंकित कर रहे हैं इस भय के वातावरण के कारण। क्योंकि जो उपद्रवी है वो घरों में जा जाकर लोगों को धमका रहे हैं, इसलिए लोग भाग रहे हैं। तो पलायन, भय का वातावरण खत्म करे सरकार, पलायन को रोके। और सरकार ने एक तुगलकी फरमान और जारी कर दिया कि चाहे रामनवमी हो, चाहे हनुमान जयंती हो, चाहे ज्योतिबा फुले की जयंती हो, चाहे वो अपने अंबेडकर की हो, अंबेडकर की मना रहे हैं सपोर्टर वाले, इनको शायद प्रतिबंध कर देंगे। प्रतिबंध कर दिया, कर क्या देंगे? नहीं मना सकते। तो इस देश में, राम के देश में मैं रामनवमी नहीं बना सकता। बजरंग बली के उस देश में जिसने लंका को ध्वस्त कर दिया, उसके मैं गुणगान नहीं कर सकता, जयंती नहीं मना सकता। तो ये इतना जबरदस्त तुष्टिकरण गहलोत साहब करने जा रहे हैं, बहुसंख्यक समाज के साथ, उनकी भावना के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, हमको आहत कर रहे हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा आप जानते हैं। कैमरा पर्सन यासिन के साथ विष्णु शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। तो डॉक्टर किरोड़ी लाल सांकेतिक धरने पर बैठ गए हैं। बड़ी खबर है इस वक्त की, और न्यूज 18 से खास बातचीत कर रहे थे, और इसी दौरान उन्होंने तमाम बातें कही हैं, राज्य सरकार पर आरोप लगाए हैं। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विष्णु शर्मा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विष्णु, क्या कुछ अपडेट है? अब डॉक्टर किरोड़ी लाल सांकेतिक धरने पर बैठ गए हैं। देखिए, किरोड़ी हिंसा को हुए आज 8वां दिन है। हिंसा पूरी तरह से काबू में है। शांतिपूर्ण जो वातावरण है, आज कर्फ्यू में 4 घंटे की ढील भी दी गई थी। ऐसे में जो है अब जो है स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। लेकिन आज की जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि डॉक्टर किरोड़ी लाल जो मीणा है, वे कलेक्ट्रेट सभागार के जो ऑफिस है उसके ठीक पीछे की तरफ जो मेन रोड है, वहां पर वे धरने पर बैठे हुए हैं। उनके समर्थक भी उनके साथ धरने पर बैठे हैं। और धरने की जो वजह उन्होंने सबसे बड़ी बताई है वो ये है, उनका ये कहना है कि 195 जो लोग हैं जो कि ढोलीखार मोहल्ले के रहने वाले हैं, वे यहाँ से पलायन कर गए हैं। और उनका ये कहना है कि हिंसा के दौरान और उसके आसपास ही ये जो लोग हैं वे यहाँ से पलायन करके गए हैं। जब उन्होंने इसकी सूची जो है और यहाँ संभागीय आयुक्त और कलेक्टर को सौंपी, तब उन्होंने उसको सिरे से नकार दिया। उनका कहना है कि मतलब कलेक्टर जो का कहना है कि इस तरह की कोई भी बात नहीं है, कोई भी लोगों में पलायन नहीं हुआ है। ऐसे में विरोधवश जो है अब किरोड़ी लाल मीणा जो है वो धरने पर बैठे हैं। उनका कहना है कि यदि मैं गलत हूँ और मेरी सूची यदि गलत है तो फिर मुझे भी गिरफ्तार किया जाए। इसके अलावा उनका कहना था कि जो उत्तेजक नारे बताए जा रहे हैं, जय श्री राम, भारत माता की जय, वो उत्तेजक नारे नहीं है। और इसके बाद जो किरोड़ी लाल मीणा है वे खुद भी नारेबाजी करने लगे। फिलहाल जो है पुलिस का जाब्ता जो है बस स्टैंड के आसपास है, मौजूद है, और कलेक्टर जो है वे खुद भी अपने ऑफिस में मौजूद है। और जी बिल्कुल विष्णु, अब आगे की उनकी रणनीति क्या है और इस धरने के माध्यम से वो क्या संदेश देना चाह रहे हैं? देखिए, धरने के पीछे जो है धरना कब तक होगा ये किरोड़ी लाल मीणा ही जानते हैं, क्योंकि बाबा की अब तक आदत है कि वे जहां जाते हैं उनका धरना कब तक चलेगा ये खुद ही वे जानते हैं। साथ उनकी खासियत ये है कि वो हमेशा दाढ़ी पट्टी जो उनकी खाट है वो साथ धरने में रहती है। जहां वे जाते हैं वे हमेशा उनके समर्थक उनके साथ में होते हैं। उनका यही कहना है कि जब तक इस सूची पे अमल नहीं किया जाएगा, जब तक इस सूची पे कार्रवाई नहीं की जाएगी, उनकी बात को नहीं माना जाएगा, वे धरने पर वहां बैठे रहेंगे। इसके अलावा किरोड़ी लाल मीणा का जो कहना यह भी है कि राज्य सरकार जो है वो बहुसंख्यक जो लोग हैं उनकी धार्मिक जो भावना को कुठाराघात पहुंचा रही है। धार्मिक आयोजनों पर जो है कई तरह की रोक जो लगाई गई है। यदि कोई व्यक्ति झंडी भगवा झंडी लगा रहा है या कुछ भी कर रहा है तो ऐसे लोगों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई कर रही है।
डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का यह भी कहना है कि बहुत से ऐसे निर्दोष लोग हैं जिनको पुलिस जो है अब डरा धमका करके बंद कर रही है। ऐसे में जो डर है, अब हिंसा के बजाय डर जो है कुछ उपद्रवियों का और पुलिस का हो गया है। जी बिल्कुल विष्णु, इस वक्त जो है इससे पहले डीजीपी खुद मीडिया के सामने आए थे और उन्होंने कहा कि पलायन की खबरें निराधार है, और अब जब किरोड़ीलाल मीणा धरने पर बैठे हैं और पुख्ता तौर पर यह कह रहे हैं कि यहां से पलायन हुआ है। जी बिल्कुल, देखिए कल जो है डीजीपी जो है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, वहां जो गृह सचिव थे वे भी मौजूद थे। उनका साफ कहना था कि ये जो हिंसा है वो काबू में है। हिंसा जो है उत्तेजक नारों की वजह से हुई थी, लेकिन अब जो है वो कलेक्टर जो है यहाँ के मौजूद है, संभागीय आयुक्त हैं, उन्होंने भी सूची को नकार दिया है। उनका कहना है कि किसी भी तरह का कोई भी पलायन नहीं है, लेकिन डॉक्टर किरोड़ीलाल जो मीणा है वो अपनी बात पर अडिग है। उन्होंने सूची को सही ठहराया। उन्होंने कहा कि मेरे विश्वस्त सोर्सों के जरिए मैंने इस सूची को बनाया और ये यदि गलत साबित हो तो मैं इसका एफिडेविट भी दे सकता हूं। यदि गलत हो तो मुझे गिरफ्तार करिए और मेरे खिलाफ कार्रवाई कीजिए। इसी के बाद अब जो है प्रशासन ने जो है लगातार प्रशासन वहां इस पूरी मामले में चौकसी बनाए हुए, पुलिस का काफी बल जो है वहां पर लगा दिया गया है। जी विष्णु, धारा 144 लगी हुई है करौली में, लगातार कर्फ्यू के हालात है और ऐसे में किरोड़ीलाल मीणा का वहां पर बैठना, इसे लेकर के पुलिस प्रशासन की ओर से क्या कुछ कहा गया है? प्रशासन इस बारे में कुछ नहीं बोलना है। उनका कहना है सिर्फ इतना है कि ये जो सूची है वो गलत है, कोई भी किसी भी तरह का कोई पलायन नहीं है। लेकिन प्रशासनिक जो जाब्ता है वो यहाँ पर मौजूद है, पुलिस का जो जाब्ता है वो मौजूद है, कलेक्टर खुद जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं और जो है बस यहाँ पर जो है निगरानी है। और दोपहर 1 बजे तक जो कर्फ्यू था उसकी ढील भी समाप्त हो गई है। और यदि हमारे साथ ही जो धर्मेंद्र हैं, हम उनसे पूछेंगे कि किस तरह की जो है अब जो है स्थिति यहाँ पर है। हमारे धर्मेंद्र जो संवाददाता है वो यहाँ पर मौजूद हैं। धर्मेंद्र, किस तरह की स्थिति यहाँ पर है? देखिए, अभी अगर बात करें तो जिले में यहाँ करौली जिला मुख्यालय पर पूरी तरह तनावपूर्ण शांति बनी हुई है। हालांकि बीते 3 दिन से लगातार कर्फ्यू में ढील दी जा रही थी और इसके चलते आज कहें 4 घंटे की ढील दी गई थी और पूरी तरह किसी प्रकार की अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली है। तो इससे लगता है कि निश्चित तौर से आगे ये ढील बढ़ेगी और जल्दी सामान्य हालात होंगे। हालांकि अगर वर्तमान बात करें करौली कलेक्ट्रेट की, जहां डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा एक सांकेतिक धरने पर बैठे हुए हैं, उनका कहना है कि जो जिला मुख्यालय है उसके विभिन्न क्षेत्रों से लगभग अब तक 195 परिवार सांप्रदायिक झगड़े के चलते पलायन कर चुके हैं और विभिन्न क्षेत्रों में जाकर बस चुके हैं। हालांकि जिला प्रशासन ने इस सूची को पूरी तरह नकारा है। उन्होंने, और जो डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा है उनका कहना है कि ये सूची आज की नहीं है, ये पुरानी काफी लंबे समय से जो लोग पलायन करते जा रहे हैं उन परिवारों की सूची है और आज भी पलायन जारी है। जबकि इन सारी जो खबरें हैं और इस तरह की जो सूचनाएं हैं उनको जिला प्रशासन ही नहीं, संभागीय आयुक्त और पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने पूरी तरह निराधार बताया है। जी विष्णु, जिस तरीके से देखिए वहां पर अभी हालात पूरी तरह से कहे नहीं जा सकते हैं, तनावपूर्ण शांति कही जा रही है, कर्फ्यू अभी लगा हुआ है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के आक्रामकता, एक दिन पहले दिल्ली से इस पर सीधा हमला बोला गया और उसके बाद किरोड़ीलाल मीणा यहां पहुंचते हैं और अब सांकेतिक धरना उनका। तो क्या इस पूरे मामले को लेकर के राजनीति एक तरफ गर्माती हुई नजर आ रही है और बीजेपी इस मसले को अपने हाथ से नहीं जाने देना चाह रही है? देखिए बिल्कुल ठीक है, जो बीजेपी ने जो है इस पूरे मुद्दे को हथिया लिया है। और आपको बता दें कि 7 दिन से, जब 2 अप्रैल को हिंसा हुई थी उसके बाद पुलिस की ओर से कोई ब्रीफिंग नहीं की गई थी, लेकिन जब दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसके बाद जो पुलिस मुख्यालय भी एक्टिव हुआ, डीजीपी, होम सेक्रेटरी वगैरह सभी जो आला अधिकारी थे, बड़े अधिकारी थे, वे मीडिया के सामने आए। उन्होंने पूरी स्थिति को जो स्पष्ट किया। उनका कहना था कि जो पूरी जो हिंसा है वो काबू में है और उसमें उनका दोष भी नहीं माना गया है। जी मैं आपको क्लियर साफ कर दूं कि डीजीपी ने अभी तक जो है पुलिस प्रशासन का कोई दोष नहीं माना। उनका कहना था कि जाब्ता जो था वो पर्याप्त था, जो वहां पर सुरक्षा के जो इंतजाम करने थे वे पर्याप्त थे। लेकिन स्थिति तब बिगड़ी जबकि रैली मणिहार मस्जिद तक पहुंची। वहां पर वाहन रैली में मौजूद जो लोग थे उन्होंने उत्तेजक नारेबाजी करना शुरू कर दिया और इसी दौरान जो वहां 3-4 जो मकान थे वहां मौजूद 150 से ज्यादा लोगों ने अचानक से पथराव शुरू कर दिया और इसके बाद इस हिंसा भड़क गई। जी विष्णु, एक वीडियो भी वायरल हुआ है और इसे लेकर के तमाम सवाल उठाए जा रहे थे और अब इस मसले पर आरोपी पुलिस के साथ उसमें दिखाई दिया। इसे लेकर के पुलिस प्रशासन ने कोई सफाई दी है, कोई कहा है, कोई बयान दिया है?
देखिए, मीडिया के जितने भी सवाल थे कि आरोपी साथ में थे, मोबाइल फोन में नजर आ रहे थे, बात करते हुए नजर आ रहे थे, उन सभी का जो जवाब है वो एक ही है कि अनुसंधान जो है वो जारी है। हम आपको सब कुछ जो है वो साफ नहीं कर सकते। एक बार हम फिर से मीडिया को बुलाएंगे और सब कुछ आपके सभी सवालों का जवाब देंगे। तो कुल मिला के जो प्रशासन जो है, जो पुलिस मुख्यालय है, वो भी खुल करके इस पूरे जो मामले में जो है बोलने को तैयार नहीं। जब उनसे पूछा गया कि वे कौन से उत्तेजक नारे थे जिसकी वजह से हिंसा भड़की, तो उनका जवाब था कि आपको जो है वीडियो दिखा दिए जाएंगे। जी, लेकिन विष्णु, इस पूरे मामले को लेकर के किरोड़ी लाल आक्रामक नजर आ रहे हैं। अब चूंकि आज भी उन्होंने ये आरोप लगाया है कि कहीं न कहीं पुलिस जो है वो गिरफ्तारी नहीं कर रही है मुख्य आरोपी की, और ये भी कहा जा रहा है कि वो कांग्रेस का पार्षद है। देखिए, किरोड़ी लाल जो मीणा है वो कल ही यहाँ पर पहुंच गए थे। उसके बाद में उन्होंने इलाके का दौरा किया और प्रशासनिक अधिकारी जो थे उनसे बातचीत की। उसके बाद अब जो है किरोड़ी लाल मीणा आज ही जो इस सूची को लेकर के आए, जिनमें 195 लोगों के नाम है। ये सभी ढोली खार जो मोहल्ला है करौली का है, और करौली जो 4 दीवारी है वहां ये मोहल्ला है। ये जो सूची है वहीं की बताई जा रही है। इनमें ज्यादातर लोग वो हैं जो कि दलित समाज से आते हैं। तो ऐसे में किरोड़ी लाल मीणा का कहना है कि उनका दावा है कि ये उन लोगों ने पलायन किया है, उसकी वजह उपद्रवियों का डर और पुलिस का डर है। जी बिल्कुल विष्णु, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, और लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। और इसी बीच दर्शकों को हम बता दें कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा सांकेतिक धरने पर बैठे हुए हैं, और एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है करौली से ही, जहां पर विभिन्न संगठनों का एक दल करौली पहुंचा है। विभिन्न सामाजिक संस्थाओं का एक दल है जो करौली पहुंचा है। बड़ी खबर इस वक्त की, जिला कलेक्टर राजेंद्र शेखावत, एसपी शैलेंद्र सिंह से इस दल ने मुलाकात की है। सांप्रदायिक सद्भाव, अमन चैन की बहाली की आम जनता से अपील की है। शहर के विभिन्न क्षेत्रों का भी ये दल दौरा कर रहा है। तो विभिन्न राजनीतिक दल और विभिन्न अलग अलग संगठनों का ये दल है जो यहां पर पहुंचा है, और इसने सभी से शांति की गुजारिश की है। जिला कलेक्टर और एसपी से भी इस दल के सदस्यों ने मुलाकात की है। शहर के विभिन्न क्षेत्रों का भी दौरा ये दल कर रहा है, जिसमें कई संगठनों के प्रतिनिधि इस दल में शामिल हैं। पुलिस प्रशासन के अधिकारियों से इसने मुलाकात की है और साथ ही साथ शांति व्यवस्था को लेकर के बात की है। वहीं करौली शहर में लागू कर्फ्यू के बीच आज 4 घंटे की ढील दी गई है, और इस ढील के दौरान सभी तरह की दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई, जिससे बाजारों में आज काफी चहल पहल नजर आई। लोग 9 बजते ही बाजारों में पहुंच गए और खरीदारी करते हुए दिखाई दिए। वहीं सभी तरह की दुकानें खुलने से दुकानदार भी कई दिनों के बाद खुश नजर आए। तो चलिए, खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे मरुधरा में शहर शहर लगी धारा 144 की। तो चलिए, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। और इसी बीच जोधपुर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर धारा 144 लागू की गई है। जोधपुर जिला कलेक्टर की शहरवासियों से अपील, शांति सौहार्द और सद्भावना बनाए रखें, सरकारी नियमों की पालना करें, और पर्व त्योहार के मद्देनजर धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा जारी की गई है। इसके तहत बिना पूर्व अनुमति की रैली, जुलूस, प्रदर्शनी पर प्रतिबंध लगाया गया है। सरकारी आयोजनों को प्रतिबंध से रखा गया है मुक्त, और सरकार की ओर से जारी की गई गाइडलाइन का पूरा पालन करने के लिए हिदायत दी गई है। तो वहीं उदयपुर में भी धारा 144 लागू की गई है। 7 जून तक धारा 144 लगाने के आदेश जिला कलेक्टर की ओर से जारी किए गए हैं। बड़ी और अहम जानकारी, इस दौरान सरकारी नियमों की पालना करने की अपील की गई है, और साथ ही साथ बिना पूर्व अनुमति की रैली, जुलूस, प्रदर्शनी पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है। 7 जून तक धारा 144 लागू की गई है। तो कई जिलों में धारा 144 लागू की गई है। आपको बता दें कि अलग अलग जिलों के हिसाब से अलग अलग तय तारीख है। 7 जून तक उदयपुर में धारा 144 लागू रहेगी। वहीं इसी बीच बांसवाड़ा से बड़ी खबर हम आपको बता दें, बांसवाड़ा जिले में भी धारा 144 लागू की गई है। 31 मई तक धारा 144 लगाने के आदेश जिला कलेक्टर की ओर से जारी किए गए हैं। जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह ने इसे लेकर आदेश जारी किए हैं। तो बांसवाड़ा में भी धारा 144 लागू की गई है। 31 मई तक बांसवाड़ा में धारा 144 लागू की गई है।
जहां सभी लोगों से अपील की गई है कि बिना पूर्व अनुमति के किसी भी तरह का धरना प्रदर्शन, जुलूस, रैली आयोजित नहीं करें। और इसी बीच डूंगरपुर जिले से बड़ी खबर, जहां धारा 144 लागू की गई है। जिला कलेक्टर शुभम चौधरी ने इसे लेकर आदेश जारी किए हैं। 5 मई तक जिले में धारा 144 लागू होगी। आगामी त्योहारों को लेकर प्रशासन का अलर्ट है। रामनवमी, ईद को लेकर के यह फैसला किया गया है। शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील जिला कलेक्टर ने लोगों से की है। वहीं करौली हिंसा के बाद डूंगरपुर शहर में धारा 144 लागू कर दी गई है। रामनवमी और ईद को लेकर के यह फैसला किया गया है। समय में काफी त्योहार आ रहे हैं। रामनवमी का त्योहार है, फिर अम्बेडकर जयंती, महावीर जयंती, ईद का त्योहार है। तो इन सभी त्योहारों के मद्देनजर लोक शांति, जन सुरक्षा और कानून व्यवस्था के कायम रखने के लिए हमने धारा 144 CRPC कल से लगाई है, जो 5 मई तक जारी रहेगी। इस आदेश में ये कहा गया है कि ज़िले में बिना प्रशासन की स्वीकृति के कोई जुलूस या ऐसी कोई सभा नहीं होगी, कोई शोभा यात्रा नहीं होगी। साथ में ऐसे जुलूसों में शामिल होने वाले लोगों के पास तेज धार वाले हथियार नहीं होंगे, अस्त्र शस्त्र नहीं होंगे। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। कोटा के हिस्ट्री शीटर देवा गुर्जर हत्याकांड मामले को लेकर हत्या के एक आरोपी का मर्डर करने का दावा करने का वीडियो वायरल होने से हड़कंप मच गया है। हत्या के एक आरोपी का मर्डर करने का दावा किए जाने का वीडियो अब कोटा के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि न्यूज 18 राजस्थान इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन ये वायरल वीडियो कोटा में चर्चा का विषय बना हुआ है। इस मामले में पुलिस अधिकारियों का यह कहना है कि हत्या के किसी भी आरोपी के मर्डर करने के वीडियो में कोई सत्यता नहीं है। सोशल मीडिया पर यह तेजी से वायरल हुआ है। न्यूज 18 राजस्थान इस वायरल वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने ईआरसीपी पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के बयान पर तंज कसा है और ट्वीट किया है। गोविंद सिंह डोटासरा ने ट्विटर पर लिखा है कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। साथ ही साथ गोविंद सिंह डोटासरा ने ट्विटर पर लिखा है कि गजेंद्र जी अपना वचन निभाओ और राजनीति से संन्यास ले लो। आपको बता दें कि अब इस पूरे मामले को लेकर के सियासत गर्माती हुई नजर आ रही है और दरअसल ईआरसीपी को लेकर के बयानबाजी तेज हो गई है। पहले मुख्यमंत्री की ओर से ट्वीट किया गया और साथ ही वो वादा याद दिलाया गया कि आखिरकार ईआरसीपी पर केंद्र सरकार कोई एक्शन ले। 13 जिलों के लोगों को सीधा इससे फायदा मिलेगा। अजमेर की रैली को लेकर के दरअसल प्रधानमंत्री की ये तमाम चीजें शुरू हुई थी और उस पर अब सियासत गर्माती हुई नजर आ रही है। और इससे पहले ईआरसीपी पर गजेंद्र सिंह शेखावत ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर पलटवार किया था और ट्वीट किया था। शेखावत ने ट्विटर पर लिखा कि अपनी विफलता को छिपाने के लिए हर योजना पर राजनीति करने की आदत कांग्रेस को छोड़नी पड़ेगी, नहीं तो राजनीति उन्हें छोड़ देगी। और ईआरसीपी पर काम होगा और केंद्र सरकार उसे पूरा करने के लिए कटिबद्ध है, लेकिन राजस्थान की गहलोत सरकार को अपनी भूमिका निभानी पड़ेगी। याद रखें कि ये मोदी सरकार है, हम जो कहते हैं वो करते हैं। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना पर काम होगा, ये ट्विटर पर लिखा गजेंद्र सिंह शेखावत ने। इससे एक दिन पहले जयपुर में चल रही एक बैठक के दौरान महेश जोशी की तरफ से ये मसला उठाए जाने पर यह पूरा विवाद खड़ा हुआ, जहां बीच में ही गजेंद्र सिंह शेखावत ने टोकते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने अजमेर में इसका जिक्र नहीं किया था और अगर ऐसा किया हो तो वे राजनीति छोड़ देंगे। वहीं पाली शहर के सुभाष नगर इलाके में एक युवक ने युवती को देसी कट्टे से गोली मारी, जिससे युवती की मौके पर मौत हो गई। इसके बाद युवक ने खुद को भी गोली मार ली, जिसको गंभीर हालत में जोधपुर रेफर किया गया, जहां पर इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि वारदात के समय युवती के माता पिता और अन्य परिजन घर पर ही थे, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। यह मामला प्रेम संबंध से जोड़कर देखा जा रहा है। दोनों में किसी बात को लेकर अनबन चल रही थी। दूसरी ओर युवती के परिजनों का यह आरोप है कि युवती पर युवक जबरन शादी करने का दबाव बना रहा था और धमकी दे रहा था, जिसके बाद युवती के घर आकर युवक ने गोली मार दी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।
तो वहीं अजमेर में बदमाशों ने पुलिस पर हमला किया है। आपको बता दें कि हमले में एसएचओ समेत कई पुलिसकर्मियों के चोटिल होने की खबर है। बजरी माफिया को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस गई थी। एक पुराने मामले में पकड़ने के लिए पुलिस गई थी। बदमाशों ने पुलिस वाहन में तोड़फोड़ की है। जानकारी के मुताबिक इस घटना के बाद से ही आरोपी मौके से फरार है। टोंक जिले के रामथला गांव की घटना बताई जा रही है, जिसकी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट की गई। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। चलिए आगे बढ़ेंगे। खनन माफिया के हौसले अब इतने बुलंद हैं कि पुलिस पर भी हमला करने से नहीं चूक रहे हैं। ऐसा ही एक वाकया आरोपियों को गिरफ्तार करने गई सावर पुलिस के साथ हुआ है। दरअसल पुलिस पर बदमाशों ने हमला बोला। इस हमले में थानाधिकारी समेत 2 जवान घायल हुए हैं। घायलों को सावर के अस्पताल में भर्ती किया गया है। जानकारी के मुताबिक सावर पुलिस थाना अधिकारी समेत पुलिस के जवान बजरी के पुराने मामले में टोंक के रामथला गांव पहुंचे थे और इसी दौरान आरोपियों ने लकड़ियों और सरियों से लैस होकर के पुलिस कर्मचारियों पर एकाएक हमला बोला, जिससे थानाधिकारी समेत 2 जवान घायल हुए हैं। पुलिस के जवानों ने भागकर अपनी जान बचाई। घटना की जानकारी मिलने पर डीएसपी खींव सिंह समेत अन्य पुलिस के जवान मौके पर पहुंचे हैं। इसके बाद क्षतिग्रस्त कार और पुलिसकर्मियों को सावर लाया गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। जोधपुर शहर से सटे खनन क्षेत्र केरू चौपड़ में मनमानी रॉयल्टी वसूलने के विरोध में ट्रक ऑपरेटर्स की हड़ताल आज 9वें दिन भी जारी है। रॉयल्टी फर्म की ओर से खनन क्षेत्र केरू में अलग अलग रॉयल्टी नाकों पर भिन्न भिन्न दरों से रॉयल्टी वसूलने के खिलाफ 1 अप्रैल से चक्का जाम हड़ताल चल रही है, जिसमें लगभग 400 से ज्यादा ट्रक ऑपरेटर शामिल हैं। ट्रक ऑपरेटर यूनियन की तरफ से समान दर से रॉयल्टी नहीं वसूलने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी गई है। हड़ताल पर बैठे ट्रक ऑपरेटर्स से रॉयल्टी फर्म के जिम्मेदार न तो बातचीत कर रहे हैं और न ही समस्या के समाधान को लेकर के कोई गंभीरता दिखा रहे हैं। इससे भी ट्रक ऑपरेटर्स में गहरा आक्रोश है। तो यह हड़ताल 9वें दिन भी लगातार जारी रही। बहुत अनुचित व्यवहार किया जा रहा है। सभी माइंस है वो हमारे केरू ग्राम पंचायत के अधीन है और हमारी मांग ये है कि हमारी जो भी रॉयल्टी की रसीद नाके से कटती है उसको चारों नाकों पर हमें मान्य करवाना है, जबकि अदर गांव के जो हमारे एरिया के अंदर खनन करते हैं और उनको एक ही रसीद दी जाती है और जो रॉयल्टी वाले उनको चारों नाकों पर मान्य करते हैं। हमारे साथ में समान व्यवहार नहीं करने के कारण हमारी बहुत दिनों से हड़ताल जारी है और हम देवदर्शन रॉयल्टी से भी यही करते हैं कि हमारे साथ में उचित व्यवहार किया। जरा सोचिए कि अगर आपका क्रेडिट कार्ड, एटीएम कार्ड आपकी जेब में पड़ा हो और अकाउंट से पैसे निकल जाएं और आपको तब पता चले जब आप बैंक जाएं, तो आपको कितना बड़ा झटका लगेगा। ऐसा ही कुछ हुआ है बांसवाड़ा की रहने वाली एक नर्स के साथ। ये खास रिपोर्ट देखिए। ना कभी देखा होगा, ना कभी सुना होगा, ना कोई ओटीपी आया, ना ही फोन कॉल और बैंक अकाउंट से 1 लाख पार। साइबर ठग, शातिर ठगी। सवाल तो आपके मन में भी कौंध रहे होंगे कि आखिर ये हो कैसे गया, कैसे बैंक अकाउंट में साइबर सिंधमारी हो गई और कैसे बैंक अकाउंट से 1 लाख पार हो गए। पूरी कहानी बताएंगे, तरीका भी समझाएंगे, लेकिन पहले सुनिए पीड़ित के जुबानी कि आखिर उसके साथ हुआ क्या। मैंने बैलेंस देखा था, उस टाइम मेरा बैलेंस 1,55,000 पड़े थे। इसके बाद में मैंने उसमें से कोई पैसे नहीं निकाले और मैंने पापा को 3 चेक दिए 300 रुपये के, और वो चेक डालने के बाद मुझे पता चला कि मेरे अकाउंट में पैसे कोई निकाल रहा है। तब जाके मैंने मेरा जाके अकाउंट होल्ड करवाया, मेरे पैसे निकल गए हैं 1,11,500। जी हाँ, पता भी नहीं चला और बैंक अकाउंट से 1 लाख रुपए पार हो गए और साइबर ठगी की शिकार बनी कुशलगढ़ सीएचसी पर तैनात एएनएम अनीता वडेरी। हैरानी। तो चलिए इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।